हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का साइंस चैप्टर नंबर 20 वायु यानी कि एयर। इस चैप्टर के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का यहाँ पे दिया गया है, दहन में सहायता करने वाली गैस है। कौन सी गैस है जिससे हम आग जलाते हैं तो उसमें सहायक होती है? तो आपको मालूम होता है अगर ऑक्सीजन नहीं होती है तो वहाँ पे आग हम नहीं जला पाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब अगर कुएँ जब रहते हैं, कुएँ में अगर उसमें आप अपने लैल्टेन या कोई ऐसा जो जलने वाली चीज़ें होती है उसको जलाएंगे तो नहीं वहाँ पे जलेगी। अक्सर अगर कोई गांव से होगा तो गांव में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर मान लीजिए 10-15 फीट कोई गहरा कुआँ है, काफ़ी दिनों से वो ट्यूबवेल चला नहीं है, तो उसका जो पट्टा होता है, क्या नाम है, उसका जो पुलिया होता है, नीचे जो पंखा लगा होता है, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है, मान लीजिए कुछ ख़राबी हो गई और आपको ट्यूबवेल स्टार्ट नहीं रहा, चल नहीं रहा है, तो वहाँ अगर पंखे में आपको वहाँ पे लाइट दिखानी है पहले, क्योंकि पहले अब तो टॉर्च नहीं उतना सही से होते थे, तो टॉर्च नहीं थे तो सब लोग लालटेन नीचे डालते थे। अब जब लालटेन डालते थे, जैसे वो अंदर पहुँचता था क्या होता था, वो बुझ जाता था। और बुझने का कारण क्या होता था, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा एकदम बिल्कुल कम हो गई थी। फिर किसी प्रकार से उसको खोल दिया जाता है या कुछ पट्टे उट्टे चला करके उसका जब एयर वहाँ थोड़ा सा हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं, फिर से दोबारा हम लोग डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो हमारा लालटेन होती थी या डेबरी होती थी वो जलना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जो हमारे ऑक्सीजन गैस होती है, अगर जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर आग का लगना संभव नहीं हो पाएगा, आग वहाँ पे जलेगी नहीं। दूसरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर का, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो आपको मालूम होता है जो आपका 18वें समूह में जितनी भी गैसें होती हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब किस में आती हैं, आपके अक्रिय गैसों में आती हैं। लास्ट का जो आपका 18वां समूह होता है, ठीक है, हीलियम होता है, आपका कार्बन होता है, सॉरी ऑक्सीजन होता है, नियॉन होता है, क्रिप्टॉन, जिनान, जितने रेडॉन, जितनी भी गैसें इधर साइड में आती हैं वो सब आपकी किस में आती हैं, अक्रिय गैसों में। तो लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो पहले समूह में फर्स्ट पे रखा गया है, H1H, तो ये हमारा अक्रिय गैसों में नहीं आती, यानी कि पहले समूह में आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे आर्गन जो नियॉन है, क्रिप्टॉन, किस में आते हैं, सब हमारे 18वें समूह में, यानी कि अक्रिय गैसों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, अग्निशामक यंत्र में से कौन सी गैस निकलती है? तो अग्निशामक जो गैस होता है उसको, उसमें से हम कौन सी गैस निकालते हैं, तो उसमें हमारा होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग को बुझाने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर घ, सामान्यतः वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है? तो आपको मालूम होता है जो जलवाष्प होता है उसकी घटक की मात्रा जो क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। पर कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है, ये आपका गैस है, ये भी नाइट्रोजन है, और ये ऑक्सीजन भी आपकी गैस है। लेकिन जलवाष्प होता है वो क्या होता है, उसमें वायु की जो घटक की मात्रा होती है वो क्या होती है, परिवर्तनीय होती है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में 21% क्या चीज़ है, हमारा 21% हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 है, और 78% क्या है, नाइट्रोजन है, N2। तो सबसे अधिक मात्रा कौन सी हमारी पाई जाती है, नाइट्रोजन की। उसी प्रकार से और भी गैसें हैं, फिलहाल ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की। प्रश्न नंबर सेकंड है, यानी खा, वायु का आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं वायुमंडल। तो खाली स्थान में क्या भर देंगे, वायुमंडल। सोडा वाटर की बोतल खोलने से गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं, किसके वजह से होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से गैस के बुलबुले निकलते हुए हमको दिखाई देते हैं जब हम सोडा वाटर खोलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस नाम से और जानते हैं? तो ठोस जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में लगभग आज इस प्रकार से क्वेश्चन ये वाला पूछने को मिल जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 3, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। प्रश्न नंबर का यहाँ पे दे रखा है, वायु मानव क्रियाओं द्वारा प्रदूषित होती है, बिल्कुल सही है। मानव की वजह से ही आप देख रहे हैं जो हमारी जो एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि
हम क्या करते हैं, बहुत से कूड़े कप जो कूड़े करकट होते हैं फेंक देते हैं, जिससे उसमें सड़न होती है, तो क्या होता है, उड़ करके वायु में ही जाती है और हमारा एयर वहाँ का प्रदूषित होता है। आप देखते होंगे गाड़ियाँ जो हम चलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। आप जानते ही हैं कितना हानिकारक है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जिस प्रकार से पॉल्यूशन होता है एयर, जो कि धूल कण उड़ते हैं गाड़ियों की वजह से, और जो इंडस्ट्रीज होती है उसके धुएँ निकलते हैं, ये सब जो प्रदूषित धुएँ होते हैं कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और ये जो हमारा एयर हो क्या होता है, एयर एकदम प्रदूषित होता जा रहा है। अगला है, वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन उपस्थित है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि 21% हमारा नाइट्रोजन नहीं है, हमारा ऑक्सीजन 21% है। तो इसके सामने हम गलत का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में वर्षा की अपेक्षा कम आर्द्रता उपस्थित होती है। तो बिल्कुल सही है। तो जो गर्मी के मौसम होता है उसमें वर्षा की अपेक्षा अगर देखते हैं तो आर्द्रता जो होती है, नमी इसको हम बोलते हैं, वो कम होती है। जाहिर सी बात है, गर्मी के मौसम में आर्द्रता कम होगी और जब बरसात रहेगा तो बरसात में ज़्यादा ही रहेगी। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है। तो जो नाइट्रोजन हमारा होता है उससे हम क्या बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं। बिल्कुल सही है, आपने देखा भी था। जो हमारी बिजलियाँ अगर कड़कती हैं, चमकती हैं, उसकी वजह से ताप और जो ऊर्जा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, जो ताप और क्या होता था, ताप और ऊर्जा, उस प्रकाश और उस उष्मा निकलती थी, जिससे क्या होता है, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन उससे क्रिया करके उससे पृथ्वी पे आकर के पृथ्वी में की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती थी। और इस प्रकार से हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उर्वरक बनाने में करते हैं, जिससे पेड़ पौधों का ग्रोथ होता है, आपको मालूम होगा। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है। तो आइए देखते हैं एक क्रियाकलाप के द्वारा। उत्तर में लिखेंगे, गर्मियों के दिन में गिलास में पानी के साथ बर्फ़ डालकर थोड़ी देर रख दें। गर्मियों का टाइम हो, पानी के एक गिलास में पानी के साथ बर्फ़ डालकर थोड़ी देर के लिए रख दें। आप देखेंगे कि इन गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। तो अक्सर आप देखते हैं क्या होता है कि जो हमारा गिलास रहता है उसके बाहरी सतह पे देखते हैं कहीं ना कहीं छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। ये बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प से ही आती हैं, ना कि गिलास में रखे पानी से। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि वायु में जलवाष्प है। जो ये जलवाष्प होता है वो कहाँ से आता है, आपका ये जो बूंदें हुई किसकी वजह से आई, वो जलवाष्प की वजह से आई, ना कि जो अंदर रखा हुआ पानी उसकी वजह से। तो इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा कि वायु में क्या होता है, आपका जलवाष्प उपस्थित होता है। प्रश्न नंबर का, दो गैस जारों में से एक में ऑक्सीजन और एक में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कैसे पता लगाएंगे किस जार में कौन सी गैस है। आपके पास दो जार हैं, एक जार में रख दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे जार में रख दिया है ऑक्सीजन, और आपसे पूछा गया है कि कैसे आप पता लगाएंगे कि इसमें ऑक्सीजन है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आइए देखते हैं। इसको मैंने शुरुआत में समझा दिया था पहले प्रश्न में ही, वही चीज़ यहाँ पे लिखना होगा। एक जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली दोनों जारों में डालकर देखेंगे। यदि मोमबत्ती या तीली जलती रह जाती है तो जो जार होगा वो कैसा, कौन सा वाला जार होगा, ऑक्सीजन वाला जार होगा, जिसमें मोमबत्ती जल रही होगी उसके अंदर। यदि जो तीली है या जो आपकी मोमबत्ती है जार में डालने पर बुझ जाए, जिस जार में आप डालने उसमें बुझ गई, तो उसमें हम पता लगा सकते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य क्या होता है, हमें अग्निशामक में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल वही गैस इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे रेड का हर मतलब कि जो बड़े बड़े मकान यार आते हैं, या आपने देखे होंगे जो आज के समय जो 4 व्हीलर आती है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में इतना बड़ा छोटा सा रखा रहता है, स्प्रे जैसा रखा रहता है बॉक्स है, वो बॉक्स में क्या भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा रहता है उसमें। तो क्या करता है, गैस को यानी कि हमारा जो आग लग जाती है, आग को बुझाने का कार्य करती है। तो इससे हमने पता लगा लिया जिस जार में तीली हमारी या मोमबत्ती जाके बुझ गई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, और जिस जार में हमारी तीली या मोमबत्ती जलती रही उसमें क्या था, हमारा ऑक्सीजन था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर गा, अग्निशामक यंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसके कार्य करने की विधि को समझाएं। तो आइए समझते हैं जो हमारा अग्निशामक यंत्र होता है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है और इसका कार्य कैसे करता है। उत्तर में लिखेंगे, अग्निशामक यंत्र की बाहरी कक्ष धातु का बना होता है। जो हमारा बाहर का जो प्लेट होता है, बाहरी जो कक्षा होती है वो किसका बनाता है, धातु का बना बेलनाकार बर्तन
जिसमें सौंदर्यिक अम्ल है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। इस बर्तन के अंदर एक रोटा बेलनाकार शीशी होती है। यहाँ पे बॉटल दिख रहा होगा, वो बेलनाकार होगी, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 बना हुआ, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल लिख लीजिएगा। उसके बाद शीशी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा आता है। उपयोग के समय उस उपकरण को उल्टा करके ज़मीन पर पटक देते हैं, जिससे शीशी फट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इस गैस का छिड़काव जलने वाली वस्तु पर करके बुझाई जा सकती है। तो इस फिगर को हम समझ लेते हैं, क्या कहने का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक मतलब कि बाहरी बॉक्स होगा जो आपका धातु का बना होता है। इसके अंदर एक बोतल रखी होती है, एक ये कंटेनर है, ये पूरा इसको हम बाहर वाले को कंटेनर बोलते हैं। यहाँ पे एक नॉब होती है, ठीक है, नॉब मतलब कि उसको बंद करने वाली शीशी को। उसके बाद यहाँ पे आप देखते होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे शीशी के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन है। तो सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट अगर हम दोनों का क्रिया कराते हैं तो हमारा कौन सा गैस बनता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब क्या होता है कि ये शीशी को हमको फोड़ना होता है, तो क्या करते हैं, तो पहले हम जब अगर इस्तेमाल करना होता है तो जो हमारा बॉक्स रहता है उसको उल्टा पटक देते हैं, या यहाँ पे एक दबाने वाला वो सिस्टम होता है, उसको दबा देते हैं तो शीशी ब्रेक हो जाती है। जैसे ही ब्रेक होती है तो गिर जाती है इसके अंदर, और यहाँ पे क्या होता है, दोनों रिएक्शन करते हैं, क्रिया करने के फलस्वरूप आपका पुनः आपका इसमें वापस गैस निकलना स्टार्ट होती है, और जो भी पाइप लगी रहती है पाइप के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकलना स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है कि उससे हम अपना गैस बुझा सकते हैं, मतलब कि आपका जो आग लगी है उसको बुझा सकते हैं आसानी से। तो ये क्रिया इसकी होती है और इस प्रकार से कार्य करता है। प्रश्न नंबर का है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम जान रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ रही है पर्यावरण पे तो हमारा क्या प्रभाव पड़ा है, तो बहुत सी हानिकारक प्रभाव पड़ता है सभी के लिए, जीव जंतुओं के लिए, साथ ही साथ पूरे पर्यावरण के लिए भी, जो पेड़ पौधे उनके लिए भी। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ताप वृद्धि हो रही है, ठीक है, विश्व तापायन जिसको कहते हैं, जिससे भविष्य में ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रों की बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। परिणामतः पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, इसका मानवीय जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर हमारा जो प्रकाश एक बार पृथ्वी पर आ गया, क्योंकि जो प्रकाश आता है रिटर्न भी जाता है वापस फिर, ठीक है, इसकी वजह से अगर वो रिटर्न ना हो तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाए। तो यही कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ रही है तो ये जो आ रहा ताप ऊपर से आ रहा है उसको वापस जाने नहीं दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो ध्रुव है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारे नॉर्थ पोल ऊपर वाला होता है, नीचे साउथ पोल होता है, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है हमेशा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे गर्मी जब बढ़ेगी पृथ्वी के ऊपर तो क्या करेगी, ये इन बर्फ़ों को पिघला देगी, और पिघला देगी तो क्या हो जाएगा, जितने पानी है उस समुद्र का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और क्या नाम, पृथ्वी धीरे धीरे पानी के अंदर समाहित होती चली जाएगी। इस प्रकार से यह हो सकता है टेम्परेचर या प्रकाश आ ही ना पावे, प्रकाश ऊपर से अगर नहीं आ पाएगा तो क्या होगा कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, प्रकाश ऊपर नीचे तक आ ही नहीं पाया, नीचे ठंडी ठंडी पड़ गई, बहुत तेज़, मतलब कि एकदम पूरा ठंडी ही रह गई, और पूरा सब जितने पानी थे सब क्या हो गए, बर्फ़ हो गए। अब बर्फ़ हो गए तब भी वो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि फसलों के लिए हानिकारक है, जो फसल होने वाले हैं वो नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसके वजह से हमारा विपरीत प्रभाव पड़ा है, और इसको आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है उसको, जो ऐसी चीज़ें जो जिससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा फैलती है, जो गैस निकलती है, उसको आप कम ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा, आपके लिए, सबके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।